किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। खेती किसानी से संबंधित विशेष जानकारियां लेकर एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा स्थापना दिवस का आयोजन। HIL द्वारा बीज उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और ड्रिप सिंचाई पाइप को वाइंडर द्वारा अधिक दिनों तक रख सकते हैं सुरक्षित। नमस्कार, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अब खबरें विस्तार से। हमारे देश में खाद्यान्न के भंडारण हेतु देश की शीर्ष संस्थाओं में FCI के बाद केंद्रीय भंडारण निगम का स्थान है, जिसका स्थापना दिवस 2 मार्च को नई दिल्ली स्थित सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में मनाया गया। पिछले दिनों केंद्रीय भंडारण निगम ने नई दिल्ली में अपना 61वां स्थापना दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान मुख्य अतिथि थे और माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री CR चौधरी, सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण श्रीमती प्रीति सूदन, श्री योगेंद्र त्रिपाठी अध्यक्ष केंद्रीय भंडारण निगम तथा श्री हरप्रीत सिंह प्रबंध निदेशक केंद्रीय भंडारण निगम उपस्थित थे। माननीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि निगम भविष्य में बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। CWC को चाहिए कि आपके पास में जितने भी गोडाउन हैं, एक तो जो भी गोडाउन हो वो बढ़िया से बढ़िया गोडाउन होना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने कोल्ड स्टोरेज के संबंध में कहा, हमारे सामने में प्रॉब्लम्स है, दाल का रखने का प्रॉब्लम्स होता है, सब्जी रखने का प्रॉब्लम्स होता है, प्याज है, आलू है, टमाटर है, ये हैं, इनको कैसे हम, और ये सब ऐसा है कि 2-3 महीना में जो है पूरे देश को उतार चढ़ाव पर ले जाता है। कभी ऐसा होगा कि ऐसा इन्होंने कहा 1 रुपये किलो बिकता है, कभी ऐसा होगा कि प्याज का माला पहन करके लोग घूमने लगते हैं कि साहब जो है ये प्याज जैसे कहते हैं कि इतना महंगा हो गया है। तो उसको हम यदि 2-3 महीना तक भी प्रिजर्व कर रख लें तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि हम मार्केट को स्टेबल रख सकते हैं, उनको जो है हम अस्थिर रख सकते हैं। और इसके लिए CWC जो है वो उसके ऊपर में विश्वास भी है और आप में क्षमता भी है, कर सकते हैं। देश में अच्छे एवं अधिक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण अंशदान है गुणवत्ता युक्त बीज। इन बीजों की प्रमाणीकरण की शुद्धता के आधार पर किसानों को समय समय पर देने से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजों के आदान प्रदान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का होना भी बहुत आवश्यक है। पेश है इसी पर यह खास रिपोर्ट। पिछले दिनों नई दिल्ली में HIL यानी हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने भारत अफगानिस्तान मैत्री को एक कदम आगे बढ़ाने के तहत 2 दिन का बीज उत्पादन, गुणवत्ता बीज प्रमाणीकरण और महत्वपूर्ण आदानों के विपणन पर एक अध्ययन और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में HIL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर SP मोहंती ने बताया। हम लोगों ने अपना जो गुणवत्ता बीज उत्पादन में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए एक अफ़गानिस्तान का एक प्रतिनिधि मंडल हमारा यहाँ आए हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए और उनको अच्छे बीज उत्पादन करने के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान और इंडिया में काफ़ी समानता है, उनका भौगोलिक, उनका जो क्लाइमेट, सारी चीज़ को लेते हुए एक इक्वलिटी है। तो उसी हिसाब से उनको किस तरह से अच्छे बीज उत्पादन किया जाए और अच्छे से अच्छे कैसा, हमारा जैसा नरेंद्र मोदी जी का एक स्लोगन है कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, तो उसी हिसाब से उनका भी देश में जो जल का मतलब आपका जो वाटर का जो स्कैर्सिटी है उसको देखते हुए हम ये उनको सिखा रहे हैं कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप का हिसाब से कैसा आगे बढ़े और देश कैसा, हमारा भारत कैसा उन्नति कर रहा है कृषि क्षेत्र में, और उसी को रेप्लिकेशन करने के लिए अफगानिस्तान में ये एक शुरुआत पदक्षेप है। अफगानिस्तान के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व इस्लामी गणराज्य के मुख्य कृषि सलाहकार श्री मीरदाद पंजशेरी ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपयोगिता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। So it has been such an impressive program. The platform that they have
set for this program for the participant. It is very useful. So we had yesterday we had great presentation on the seed production, certification, and distribution. Uh, it is very useful, especially for the production of certified breeder, foundation, and certified seed of wheat, as wheat is a very important and staple crop in Afghanistan. We have learned some very important techniques and skills in improving the mechanism of production of breeder certified and foundation seed for wheat from HOL, and we would like actually to have their support in implementing this system in Afghanistan. हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इस ड्रिप सिंचाई पद्धति में इस्तेमाल होने वाले पाइप की उचित देखभाल की जाए तो हमारे किसान 6-7 सालों तक ड्रिप सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर अपना पैसा एवं पानी की बचत कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति हमारे देश के रेगिस्तानी भाग एवं जहां पानी की उपलब्धता कम हो कारगर साबित हो रही है। इस सिंचाई पद्धति में पाइप द्वारा बूंद बूंद पानी टपकाकर पौधे को नमी पहुंचाई जाती है। ये ड्रिप पाइप किसान थोड़ी सी तकनीक अपनाकर दीर्घ काल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी का नारा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और उसी को कारगर करने के लिए बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है, उसकी ये जो ड्रिप लाइन है इनका रोल अहम है। और ड्रिप लाइन है, जैसे हमारे किसान भाई फसल खत्म हो जाती है तो ड्रिप लाइनों को इकट्ठा करने की बजाय उनको एक साइड में खेत की मेड़ के ऊपर या दोहरे के अंदर या साइड में आप इकट्ठा कर देते हैं और वो लंबी पूरी गर्मियों में पड़ी रहती है। जिस ड्रिप लाइन की उम्र 6-7 साल होनी चाहिए थी, वो धूप के कारण से, जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो गर्मियों में तापमान यहाँ 45-46 डिग्री तक जाता है, और आपकी ड्रिप लाइन है ये अगर सीधी 2 महीने तक धूप में पड़ी रहेंगी तो उनकी उम्र आधी हो जाएगी, वो तीसरे साल या चौथे साल ही आपकी ड्रिप लाइनें टूटनी शुरू हो जाएंगी। साथ में उसके ऊपर ये जो साल्ट हैं वो काफ़ी मात्रा में सूख जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं, और फिर वो आपको साफ सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए हम किसान भाइयों से निवेदन करते हैं, एक छोटा सा 1200 से 1500 रुपये का ड्रिप बाइंडर आता है। ड्रिप बाइंडर क्या करेगा, इन ड्रिप लाइनों के रोल बना देगा, उनको इकट्ठा कर देगा, जिससे आपको लगाने में आसानी रहेगी। ड्रिप लाइन है, अब जैसे आपका काम खत्म हो गया, फसल खत्म होगी, आप इसको बाइंड करिए, बाइंडर से इसके रोल बनाइए और अपने छाया में रख के इसका स्टोर करिए। इससे एक तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी, साथ में जो चूहे और उनसे नुकसान होना वो कम हो जाएगा, और साथ में जो साल्ट डिपॉजिट हो रहे हैं वो भी कम होंगे, और साथ में साफ सफाई है वो अच्छी हो जाएगी, और इसकी उम्र है वो लगभग 6 से 7 साल है वो हो जाएगी। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। धीरे धीरे ही सही देश में बारिश का जोर बढ़ रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में तो बारिश का सिलसिला जारी ही है, कई दूसरे राज्यों में भी पानी बरसेगा। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज कहीं कहीं तो कल अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि उत्तराखंड में कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। इसी तरह की बरसात हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी देखने को मिल सकती है। पूर्वी राजस्थान में तो अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में कल छींटे पड़ने का अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 1-2 स्थानों पर बारिश होगी। पश्चिमी राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ में ही इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के आसार हैं, जबकि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी भारत में उड़ीसा और झारखंड में कल कुछ एक जगह पर बादल बरस सकते हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के आसार हैं, लेकिन बिहार में ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और असम में आज अनेक स्थानों पर तो कल कुछ जगह बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत में भी बादल सक्रिय हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं।
तमिलनाडु और कर्नाटक में भी एक दो स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि केरल में अनेक जगह पानी बरसेगा। तो फिलहाल के लिए खेती की खबरों में बस इतना ही, और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। पारंपरिक और बागवानी फसलों की खेती के साथ साथ अब हमारे किसानों का रुझान बीजे मसालों की खेती में भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर हमारे किसानों की सहायता करता है। राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना सन 2000 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की मसालों के रूप में तकनीकियों का विकास करना और वो तकनीकियाँ किसान तक पहुँचे ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के माध्यम में फ़ायदा हो और बहुत अच्छी गुणवत्ता के मसाले किसान उगा सकें। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बहुत अलग अलग टाइप का काम करते हैं हम किसान के विकास के लिए। इसमें सबसे प्रमुख है विभिन्न जगहों से अलग अलग मसालों के जनन द्रव्य एकत्रित करना और वो जो जनन द्रव्य है उनको जर्म प्लाज्म कहते हैं हम लोग। जैसे आप मेथी की बात करें तो हमारे पास 750 प्रकार की मेथी हैं। धनिया की बात करें तो 450 प्रकार का करीब धनिया है। 200 प्रकार की सौंफ है हमारे पास। इसी तरह से दूसरे मसाले जो हैं वो 200-150 प्रकार के हैं। करीब 2100 प्रकार का जर्म प्लाज्म हमारे पास अलग अलग मसालों का विद्यमान है। ये जो जनन द्रव्य हम एकत्रित करके किसान के लिए अच्छी किस्मों का विकास करते हैं। यहाँ पर हम जिन किस्मों का विकास करते हैं उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस डेवलप करते हैं। उनको किस तरह से पोषण होना चाहिए, किस तरह से उनकी सिंचाई होनी चाहिए, किस प्रकार उन पे जो खरपतवार हैं उनका नियंत्रण होना चाहिए और किस तरह से उनमें जो कीड़े मकोड़े या बीमारी लग गई उनका नियंत्रण होना चाहिए। इस प्रकार से जो किस्म ईजाद की गई उस किस्म का पूरा पैकेज डेवलप करते हैं हम लोग, विकसित करते हैं और जो कि फार्मर तक जाए, किसान तक जाए, तो किसान को पता लगेगा कि ये किस्म है और इस किस्म को इस तरह से हम लगाएं, इस तरह से हम खिलाएं पिलाएं और इस तरह से उसका प्रबंधन करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उपज देगी और उसका बाज़ार मूल्य ज़्यादा होगा, किसान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ विभिन्न आयाम जो उत्पादन तकनीकी हैं, जैसे प्रिसीजन फार्मिंग के आजकल प्रिसीजन फार्मिंग पर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाईटेक हॉर्टिकल्चर आपने सुना ही होगा। ग्रीन हाउस में हम लोग मसाले उगा रहे हैं आजकल। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, ग्रीन नेट, सफ़ेद नेट, उनके अंदर मसाले उगा रहे हैं। उसमें जो कीड़े मकोड़े जो आते हैं वो नहीं आएंगे, या कोई बीमारी है जैसे ब्लाइट है या छाछा है वो नहीं आएगा। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के संदर्भ में यदि बात करें हम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाले उगाए जाते हैं, भारत का 80% एरिया और उत्पादन इन्हीं 2 राज्यों में होता है बीजे मसालों के बारे में यदि हम बात करें, और यहाँ पर पानी की उपलब्धता बहुत कम है। उसका हम किस तरह से अच्छी प्रकार से जुडिशियस उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए ड्रिप और फव्वारा सिंचाई सबसे उचित माध्यम है। हमारा रिसर्च फार्म की यदि बात करें हम, अनुसंधान फार्म जो हमारा NRCSS का है, करीब 30% एरिया को हमने बूंद बूंद सिंचाई में कन्वर्ट कर दिया और उससे बड़ा फ़ायदा हो रही है, उससे उपज भी बढ़ रही है। यदि आप मसाले को रेज बेड पर लगाते हैं तो 1.5 गुना उपज बढ़ती है। मसाले को आप ड्रिप इरिगेशन से, फर्टिगेशन से यदि सिंचाई करते हैं, साथ में फर्टिलाइज़र देते हैं,
तो उसमें 20 से 30% उपज बढ़ रही है। अच्छी किस्म यदि वो उचित किस्म की उपज वाली किस्म यदि है तो उससे 15 से 20% उपज हो रही है। तो इसी तरह से यदि हम अच्छी प्रकार से कीड़े मकोड़े या बीमारी का निदान करते हैं तो उसमें 15, 20, 25% की उपज में वृद्धि हो रही है। इस तरह से मैं आपको कुल मिलाकर बताना चाहता हूँ कि ये 4-5 चीज़ों का यदि अच्छे से ध्यान रखें तो हम 100% उपज मसालों की बढ़ा सकते हैं, यानी कि दुगनी आमदनी हमारी मसाले के मामले में किसान की हो सकती है। इसके अलावा हम जो खरपतवार है उनका समय पर नियंत्रण किस तरह से करें, कटाई किस तरह से फसल की समय पे हो, ज़्यादा जल्दी ना हो, ज़्यादा लेट ना हो, समय पर जब उसका कलर बदल रहा हो उस समय पर कटाई करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको और बताऊँ कि जो पाले की समस्या आ जाती है बीच में, उससे किस तरह से निदान हो। सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.1% का छिड़काव यदि हम करें, ड्रिप का लगाने का एक मेन उद्देश्य ये भी है, मुख्य उद्देश्य कि पूरे के पूरे फार्म को हम शाम को पिला सकते हैं दोपहर बाद में, यदि हमें ये आशंका हो कि पाला आ सकता है। तो किसान के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि यदि वो अपने खेत को ड्रिप या फुहारा से सिंचाई करते हैं तो अपनी फसल को वो पाले से बचा सकते हैं। पाला रबी सीजन में काफ़ी आता है इस एरिया में। और इसके बाद जैसे मैं कटाई की बात कर रहा था तो उचित समय पर कटाई करने का एक मुख्य मैं किसान को बताऊं कि फसल के बीज में 20% के आसपास यदि नमी है वो तो अच्छा समय रहता है कटाई का। उसके बाद हम सुखाएं उसको 2 दिन 3 दिन धूप में, फिर 2-3 दिन छाया में सुखाएं और करीब 12% नमी यदि दाने में रहती है उस समय थ्रेसिंग करें हम। थ्रेसर आजकल बहुत अच्छे अच्छे उपलब्ध हैं, थ्रेसर के द्वारा थ्रेसिंग करें। फसल ज़मीन पर ना टिके, काटने के बाद में फसल को किसी तिरपाल या पक्के फर्श पर रखना चाहिए। और थ्रेसिंग करने के बाद दाने को हम फिर सुखाएं एक बार, और उसमें नमी की मात्रा 10% से कम आने के उपरांत सफाई करें, ग्रेडिंग करें और फिर पैकिंग करें, तो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़्यादातर किसान ग्रेडिंग नहीं करते, पैकिंग अच्छे पैकेट्स में नहीं करते, गनी बैग में या बोरी में किसान पैकिंग करते हैं, फिर उसको जहाँ मर्जी वहाँ बरामदे में या कमरे में स्टोर करते हैं। तो हम किसान को कहना चाहते हैं कि आप प्लास्टिक की थैलियों में पैकिंग करिए, 10 किलो की, 5 किलो की, या आजकल जो कट्टे जो बोरी है उनमें अंदर प्लास्टिक लगा हुआ होता है, उनमें पैकिंग कर सकते हैं। और फिर एक ऐसे गोडाउन में हम स्टोर करें जो धरती से 3 फीट ऊपर हो कम से कम, जिसमें चूहे या सांप या दूसरी चीज़ें रेप्टाइल्स वगैरह जो है वो नहीं जा सके अंदर। उसके खिड़की दरवाजे जो गोडाउन के हैं वो बाहर खुलें ताकि बरसात का पानी अंदर नहीं जा सके। और जो गोडाउन है वो साफ़ सुथरा हो, हवादार हो, प्रकाशमान हो, तो आपका किसान का जितना भी जो मटेरियल है अंदर जो स्टोर करना है वो 2 महीना 4 महीना अच्छे से वो उसमें गोडाउन में रहेगा, भंडारण में रहेगा। यदि हमने प्लास्टिक की पैकिंग में पैकिंग की है तो कीड़े नहीं लगेंगे भंडारण में, क्योंकि उसमें हवा नहीं होती। तो ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि पूरे साल में करीब 25 से 30 किसानों के लिए प्रशिक्षण करते हैं हम। हमारे खुद के प्रशिक्षण होते हैं, संस्थानिक प्रशिक्षण। उसके बाद MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत हम प्रशिक्षण करते हैं। आजकल ट्राइबल सब प्लान जो स्कीम चल रही है उसके तहत हम किसानों के प्रशिक्षण करते हैं। NEH प्रोग्राम जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स के लिए चल रहा है उसके तहत हम प्रशिक्षण करते हैं। और इसके अलावा राज्य सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के विभिन्न राज्यों के, राजस्थान अकेले की बात नहीं है, यहाँ पर विभिन्न राज्यों की ट्रेनिंग्स प्रोग्राम आते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आते हैं, वो भी हम किसानों को करते हैं। कुल मिलाकर 25 से 30 प्रोग्राम हम साल में करते हैं जो कि 2 दिन से 5 दिन तक के होते हैं। इसके अलावा किसानों की वर्कशॉप, किसानों के लिए सेमिनार यहाँ पे करते हैं। उसके अलावा किसानों के लिए किसान मेले करते हैं, जिसमें एक बीज वितरण मेला हम करते हैं, एक मेला जो हमारी टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन के हिसाब से करते हैं। फिर जो विभिन्न संस्थान या डिपार्टमेंट जो मेले करते हैं उनमें हम लोग शिरकत करते हैं हमारी एग्जीबिशन के माध्यम से। तो वहाँ पर हमारे जो मसाले हैं, उनके जो उत्पाद हैं, या उनके लिए जो अच्छी अच्छी तकनीकें ईजाद हुई है उनको हम लोग वहाँ डिस्प्ले करते हैं, जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। किसानों के लिए हम सारी की सारी जो फसलें हैं, जो 10 फसल है हमारी, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, सुआ, सेलरी, करावे, इन सब के ऊपर हमने साहित्य हिंदी में प्रकाशित कर रखा है। और जो किसान मेले या जितने भी प्रशिक्षण आते हैं उसमें स्पेशली हम लोग जितने किसान होते हैं उनके हिसाब से सब फसलों का प्लस कुछ दूसरे, जैसे पानी का प्रबंधन करना है या खरपतवार प्रबंधन करना है या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट
शस्य उत्तर प्रौद्योगिकी की कोई बात है या मैकेनाइजेशन की कोई बात है, यंत्रीकरण की, ये सब लेख जो है ये सभी वैज्ञानिकों द्वारा अच्छी प्रकार से लिखे गए हैं और इनका संकलन करके हम किसानों को समय समय पर देते रहते हैं। ये संस्थान का नाम है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र और मैं गोपाल लाल यहाँ पर निदेशक के रूप में काम कर रहा हूँ और मेरा टेलीफोन नंबर है 9414609649 और मेरा ईमेल आईडी है glal67@yahoo.co.in और यहाँ का संस्थान का ईमेल आईडी है nrcss.director@gmail.com। तो ये यहाँ का पता है। कोई भी किसान किसी भी समय संपर्क कर सकता है। 24 घंटे हम किसान के लिए अवेलेबल है। हमारा मुख्य उद्देश्य है किसान की उन्नति, जिसमें खासकर मझोले और जो लघु फार्मर है उनका विकास कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। आईसीआर का मैंडेट भी यही है और ये संस्थान चूँकि आईसीआर के अंडर काम करता है तो हमारा मैंडेट आईसीआर के मैंडेट के साथ ही जुड़ा हुआ है और हमारी जितनी भी तकनीकी विकास होती है, जितनी भी किस्में हैं, वो सब किसान के लिए है और विभिन्न माध्यमों से हम किसान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूं मैं, फ्रंटलाइन डेमोस्ट्रेशन हम सारी तकनीक के सारी किस्मों के हर साल करीब 300 से 400 डेमोस्ट्रेशन हम हर साल किसान के लिए विभिन्न इलाकों में लगाते हैं। पूरे देश में, 1-2 राज्यों में नहीं, पूरे देश में हम लोग डेमोस्ट्रेट करते हैं हमारी टेक्नोलॉजी का। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि किसान के लिए हम इन मसालों के बीज भी तैयार करते हैं। करीब 400 से 500 कुंटल बीज हर साल हम तैयार करते हैं। करीब 30 से 40 कुंटल ब्रीडर सीड होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को या सीड जो बनाने वाली कंपनियां हैं, खासकर राजस्थान सीड कारपोरेशन या नेशनल सीड कारपोरेशन, उनको हम ब्रीडर सीड देते हैं और वो अपने फार्म के ऊपर उस सीड को मल्टीप्लाई करके किसान को देती है अच्छा बीज। और बाकी जो 300-350 कुंटल सीड जो टीएल सीड होता है, ट्रूथफुल लेवल सीड, जो हम किसान को हमारे यहाँ से देते हैं और वो बिल्कुल 100% अच्छी क्वालिटी का बीज होता है और बाज़ार मूल्य से हम लोग करीब 30% कम मूल्य पर देते हैं। हम लोग इसमें बहुत फ़ायदा नहीं उठाते। हम लोग नो लॉस नो प्रॉफिट पे किसान को ये बीज उपलब्ध कराते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर।
इसी के साथ चलते चलते आइए आपको हमारे कल के कार्यक्रम के विषय से अवगत करवा दें। कल खबरें खेती की के साथ साथ हमारा विशेष कार्यक्रम होगा आपकी चिट्ठी आपका ईमेल पर आधारित। जी हाँ, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई चिट्ठियों के प्रश्न शामिल करेंगे जिनका जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। तो इसी के साथ आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।